नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखिए इसको मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा हुआ है लास्ट क्वेश्चन में भी। जिनको नहीं पता है सुन ले। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट है इसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका मास कितना है m2 है। ठीक, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है सपोज r। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि फर्स्ट बॉडी दूसरे को या दूसरी बॉडी फर्स्ट को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, तो उसका फॉर्मूला होता था क्या, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, जहां पर बच्चों ये कैपिटल G क्या होता था बताइए, कैपिटल G होता था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 क्या होता था, दोनों बॉडीज के मास होते थे, और r क्या होता था, दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस होता था, दोनों बॉडीज के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता था। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ है इस तरीके से, ये अर्थ है स्फेरिकल शेप की इस तरीके से। ठीक, और मान लीजिए कि अर्थ का सेंटर यहां कहीं है। ठीक, ये सेंटर है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, अब देखो जरा, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करो, अर्थ का जो मास है m1 वो है me, इसको हमने बोला me का मतलब मास ऑफ अर्थ, me का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, me का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ और या फिर एक काम कर लेते हैं, पता है क्या, ये डायग्राम दिखा के हम इनको बोल देते हैं m1 क्या है, ऐसे कर लो इसको। ठीक, m1 क्या है, मास ऑफ अर्थ, लिख दो, डायग्राम बना के लिख दो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। m1 क्या है, m1 क्या है, मास ऑफ द अर्थ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, मास ऑफ द अर्थ। और m2 क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है इसका मास है, m2 क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या इन्होंने रेडियस वगैरह दे रखा है अर्थ का, नहीं दे रखा है। तो आप एक काम करो, ये सेंटर से लेके सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r। r क्या हो जाएगा, दोनों बीच के, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। वैसे तो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लिया जाता है, लेकिन एक यहाँ पे एक प्रैक्टिकल बात जरा समझिए, ध्यान से समझिए। देखिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट रखा है ऊपर छोटा सा, ठीक, बच्चे बोलेंगे सर इसका रेडियस क्यों नहीं ले रहे हो, इसका रेडियस भी इसमें ऐड कर दो, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है ना, अभी आप इसकी टेंशन मत लो। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा अगर आप समझ पाओ तो बच्चों देखो जरा, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अर्थ के सरफेस पे इस तरीके से, ठीक, तो इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा, ये है ना, लेट अस से इसका जो रेडियस है कितना है, r1 है। ठीक, तो आप बोलोगे कि सर अब दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, भाई यहां से यहां तक r और ये r, ये r1। ठीक, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का रेडियस r1 और नीचे वाला जो अर्थ है इसका रेडियस r, तो भाई टोटल दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस r प्लस r1 होना चाहिए। सच बात है, सच बात है। लेकिन बच्चों पता है क्या, यहाँ पर ये जो r1 है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, भाई ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई बॉल होगी, कुछ होगा। ठीक, सपोज कोई स्फेरिकल बॉल है, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना, तो उसका रेडियस जो r1 होगा, अब वो तो बहुत छोटा होगा ना, किसके कंपैरिजन में, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में। खुद सोचो ना भाई, दिस r1 इज, ये वाला जो रेडियस, भाई अर्थ की रेडियस तो बहुत बड़ी होती है, पता है आपको, अर्थ की रेडियस, अर्थ तो बहुत बड़ी बॉडी, अर्थ की रेडियस तो बहुत बड़ी है। ठीक, तो अर्थ के रेडियस के सामने, यानी कि कैपिटल आर के सामने r1 वेरी वेरी लेस है, सो r1 इज वेरी वेरी लेस देन r। लो चेक कर लो, r1 क्या है, r से बहुत बहुत कम है। तो इस r1 को हम यहाँ पर नहीं लेंगे, फिजिक्स में ऐसा होता है assumption, ठीक है, जब कोई वैल्यू बहुत छोटी होती है उसको इग्नोर मार देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस r1 को यहाँ से इग्नोर कर दिया। ठीक है ना, तो हमने केवल दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के सेंटर के डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, r मान लिया। ये चीज़ आप 11th क्लास में डिटेल में समझोगे, लेकिन अभी आप टेंशन मत लो। अगर आपसे कोई पूछेगा क्या कि r1 आपने क्यों निगलेक्ट कर दिया, भाई दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, r1 प्लस r, तो r1 क्यों आप 0 मान रहे हो, क्यों उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, क्योंकि r1 की वैल्यू बहुत छोटी ना r के सामने। भाई बहुत बड़ा सा नंबर है, उसमें अगर आप बहुत छोटा सा नंबर, भाई आपके पास 1 करोड़ 1 रुपए, 1 रुपए कहीं खो जाएंगे, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। खुद सोचो ना, 1 करोड़ 1 रुपए, ठीक है, 1 रुपए चले गए, क्या फर्क पड़ेगा भाई, 1 रुपए तो 1 करोड़ के सामने बहुत छोटा नंबर है। तो ऐसे ही फिजिक्स में करते हैं, बहुत छोटी वाली क्वांटिटी को इग्नोर मार देते हैं हम एडिशन करते टाइम या सब्सट्रैक्शन करते टाइम, समझ गए। इसलिए हम यहाँ फॉर्मूला क्या बनाएंगे, हम यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों फोर्स का, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G, कैपिटल G का आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है ना, m1 m2, ये लीजिए फॉर्मूला यहीं से आ रहा है, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, इस r की जगह इस बार क्या हो जाएगा, कैपिटल R, दोनों के बीच, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या मान लेंगे, r, ये लो। ठीक,
करेक्ट, ये हो गया बस। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये आर क्या है, आर को भी आपको बताना पड़ेगा, आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक। m1 m2 मैंने आपको बता ही दिया। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर लिखा है। कह रहा है लेट एम ई बी द मास ऑफ द अर्थ। नहीं ऐसे मत करो, आप यहाँ पर कर लो, पता है क्या, लेट, मैं आपको बताता हूँ, लेट m1 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 बोलो, अर्थ का मास कितना बोलो, m1 बोल दो, ठीक है ना। अर्थ का मास कितना बोलोगे, m1 बोल दो, लो, ठीक। एंड द मास ऑफ द अर्थ एंड m2, इसको m2 कर लो। m2 किसका मास है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सर्फेस पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका मास m2 है। इफ r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, r क्या है, अर्थ का रेडियस है, देन अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशन फोर्स F एक्टिंग बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द रिलेशन F इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। फिर ये वाला फॉर्मुला लिख के दिखा दो, यहाँ पे कैपिटल R कर लो, ये छोड़ो आप, ये वाला फॉर्मुला करो, F इज इक्वल्स टू g m1 मैं लिख दूँ यहाँ पे, F इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद एक काम और कर लेना आप यहाँ पे एग्जाम में, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आप g की वैल्यू भी बता दो। जी कितना होता था, 6.67 है ना, 6.67, या फिर एनसीईआरटी में आपको ये नंबर 6.7 लिखा हुआ है आई थिंक। ओके, सो लेट मी चेक कि आपके एग्जाम्पल में क्या दिया था, 6.7 दिया था, चलो आप 6.7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में 6.67 भी दिया है, कुछ भी ले लो भाई, कुछ भी ले लो, ठीक है। 6.67 इंटू, उससे फर्क नहीं पड़ता है, 10⁻⁻11। ओके, और यूनिट क्या बताई थी मैंने आपको, जी की यूनिट हो जाएगी, जी की यूनिट कहाँ से निकालोगे, यहाँ से देखो, यहाँ से जी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर, एफ इंटू आर स्क्वायर, और m1 m2 मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक। m1 इंटू m2, तो यूनिट क्या आएगी, फोर्स की यूनिट क्या आती है, न्यूटन, आर का स्क्वायर, यानी आर को मीटर में मेजर करते हैं तो मीटर का स्क्वायर, अपॉन में मास m1 m2 यानी किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या आ जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, लास्ट क्वेश्चन में निकाल के दिखाया था, इसलिए बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ से यूनिट आ जाएगी आपकी, क्या यूनिट आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये वाले जी की वैल्यू यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये बात आप लिख दीजिएगा। जी क्या है आपका, जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इतनी बातें आपको एग्जाम में लिख के आनी है, तब आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए सारी बातें, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।